नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ बेहद खास मेहमान संजीव कुमार यादव। आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं स्पेशल सेल के। खास बात है कि संजीव को 10 गैलेंट्री पुरस्कार मिले हुए हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स मेडल इनको कहा जाता है। और इसमें एक जो केस था, एक एनकाउंटर, वो बहुत चर्चा में है आजकल, बाटला हाउस एनकाउंटर। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें एक ताज़ा फैसला आया सोमवार को। संदीप यादव असिस्टेंट सेशंस जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया। इस मामले में आर.एस. खान टेररिस्ट को दोषी पाया एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए। L18 बाटला हाउस 19 सितंबर 2008। कहाँ थे आप सुबह? 19 सितंबर 2008 को सुबह के समय तो मैं अपने घर पर ही था, लेकिन चूँकि 13 सितंबर को दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इन्वेस्टिगेशन बहुत पेस पे थी। और उससे पहले भी जो सीरियल ब्लास्ट जयपुर में मई के महीने में, फिर जुलाई के महीने में गुजरात में सीरियल ब्लास्ट, उससे पहले यूपी में कोर्ट ब्लास्ट, ये सब ब्लास्ट का एक कनेक्शन था। और इसमें एक इंडियन मुजाहिदीन नाम की टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा था। तो जब दिल्ली में 13 सितंबर को सीरियल ब्लास्ट हुए तो उसमें जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे, जो हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस था और सर्विलेंस थी और इन्फॉर्मर्स की खबर थी, उसके हिसाब से जामिया के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो पुराने इन सब केसेस में इन्वॉल्व थे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। चूँकि आया मैं भरे रात में बहुत लेट था, लेकिन सुबह के टाइम पर एक ये प्लान किया गया था, जो हम लोग की वेरिफिकेशन और टेक्निकल एनालिसिस थी, कि जामिया के एरिया में एक L18 जो बाटला हाउस जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर कुछ सस्पेक्ट लोग रहते हैं। तो उसके लिए हमने प्लान किया था कि सुबह के समय हम एक रेड कंडक्ट करेंगे। तो 19 सितंबर हमारी शुरुआत इस तरह से हुई। जी, तो मतलब आपका ये पहले से प्लान था कि ये रेड करनी है 19 को? हाँ, क्योंकि 19 को इससे कि 13 सितंबर के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा तेज़ी से होने लगी और एक सस्पेक्ट हमारे पास मोबाइल नंबर था जिसकी लोकेशन लगातार जामिया के एरिया में आ रही थी। और जिसकी पहले की लोकेशंस जो जयपुर में और गुजरात में इंसिडेंट हुए उससे कुछ मैच करती हुई थी। तो हमें लग रहा था कि कोई ना कोई सस्पेक्ट है जो इस एरिया में है। फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन से मालूम चला कि L18 में एक फ्लैट है 4th फ्लोर पर L108, जिसके अंदर 4-5 लड़के रहते हैं जो सस्पिशियस हैं। तो इसलिए एक रेड कंडक्ट करने का प्लान किया गया और 19 सितंबर की सुबह एक स्पेशल सेल की टीम ने रेड कंडक्ट करी। अगर इसको मैं और विस्तार से समझना चाहूँ तो मतलब लाखों फ़ोन होते हैं, उसमें आप कैसे ज़ीरो इन करते हैं कि ये है गड़बड़ करने वाला या ये हो सकता है गड़बड़ करने वाला? वो इस तरह से था कि चूँकि दिल्ली में ब्लास्ट हुए, उससे पहले गुजरात में हुए, उससे पहले जयपुर में हुए, तो फ़ोन के डम एनालिसिस होता है। फ़ोन में आप वहाँ के उस एरिया में जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, एक वाइड एरिया का डंप उठा लेते हैं कि उस एरिया में कौन-कौन से फ़ोन थे। पूरे एरिया में कितने फ़ोन थे, सेल आईडी वाइज़। तो समझिए कि हज़ारों लाखों फ़ोन आपके पास आ गए। लाखों आ गए। अब उसमें से 2 लोकेशंस 3 लोकेशंस पर मैच करने की कोशिश की जाती है कि ऐसे कौन से फ़ोन हैं जो 2 या 3 लोकेशन पर हमारी सस्पेक्ट लोकेशंस पर हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि नंबर हमें ना मिले। कई सस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो नंबर यूज़ करते हैं, अगली बार बदल देते हैं, दूसरा नंबर डाल लेते हैं फ़ोन के अंदर। तो उसकी जो IMEI हैंडसेट नंबर होता है, वो भी उस डंप डेटा के अंदर आता है। तो हम दोनों चीज़ देखते हैं कि ऐसा कौन-सा नंबर है और कौन-सी IMEI है जो उस लोकेशंस पर रही है। और फिर उन नंबर्स को जो हमें उस एक ये सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग एनालिसिस में निकाल लेते हैं और फिर सेग्रीगेट करके एक-एक नंबर की CDR एनालिसिस करके चेक करते हैं कि इनका मूवमेंट क्या रहा हुआ है। तो इसी क्रम में स्पेशल सेल की टीम, गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कुछ नंबर आइडेंटिफाई किए थे जो गुजरात ब्लास्ट के टाइम पर गुजरात की लोकेशन पे थे और वही नंबर फिर दिल्ली में थे। तो इस तरह से हमने नंबर आइडेंटिफाई किए थे कि वहाँ तक पहुँचा जा सके। ये जो धमाके हो रहे थे उस दौर में, उसमें एक हमारे पास भी आए थे पुलिस वाले ये ईमेल लेने के लिए, क्योंकि इनके ईमेल पहले आ जाते थे कि ये धमाका होने वाला है। और हम लोग सोचते थे कि इस तरह की ईमेल अक्सर आते रहते हैं और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बाद में पता चला कि वही धमाके हो भी रहे हैं। ये इनकी एक ख़ास एक मोडस ऑपरेंडी कहें थी। कह सकते हैं कि इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। अदर में 2007 से पहले भी इनके कुछ इंसिडेंट्स थे और जब ये पकड़े गए, उनकी इंटरोगेशन हुई है, इनसे मालूम चला कि जो 2007 से पहले थे ये इंसिडेंट्स करते जा रहे थे और जिन लोगों के डायरेक्शंस पे ये कर रहे थे, जो अदर कंट्री में लोग बैठे हुए हैं, किसी को ये प्रूफ नहीं दे पाते थे कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो 2007 में जब यूपी में कोर्ट ब्लास्ट हुए हैं, उससे पहले इन लोग ने मेल करी।
तो जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो मालूम चला कि इंसिडेंट से पहले मेल हुई है और जहाँ जो मेल में जगह लिखी हुई है वहीं पर ब्लास्ट हो रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ ये शो करने के लिए, एक तो एजेंसीज को चैलेंज करने के लिए देखो हम कर रहे हैं, दूसरे जो उनके आका थे उनको ये बताने के लिए देखिए हमने कर दिया, हमने पहले मेल की थी उनको बता दिया, ये हमारा काम है। तो ये दोनों चीज़ें जिन्होंने मॉडस ऑपरेंडी बनाई, और हम इसको अलग तरीके से लें तो ये कह सकते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि साहब हम कुछ भी करते रहेंगे पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने चैलेंज करना स्टार्ट किया पुलिस को। तो 2007 के बाद जो भी ब्लास्ट हुए हैं उसमें तुरंत पहले, थोड़ी देर पहले या उससे तुरंत बाद मेल आई है और एविडेंसेस के साथ आई है कि हम कर रहे हैं। जी, ये जो इनका मेल करना था, इससे आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद मिली किसी तरीके से? आपने ज़रूर खंगाली होगी ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जब कुछ रास्ता खुला हाँ, उससे? जब शुरू में ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा लीड मिली थी, लेकिन हमें एरिया आइडेंटिफाई होने लगा था कि किस एरिया से मेल हो रही है। जैसे 2007 में जब मेल हुई यूपी कोर्ट ब्लास्ट के टाइम पर, तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर के एरिया से हुई। उसके बाद जयपुर में जब मई में ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट के एक दिन के बाद साहिबाबाद से मेल हुई। ये दो इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसमें ये बता रहे थे कि कोई ना कोई इनका कनेक्शंस दिल्ली और सराउंडिंग एरिया में है, तो आइडेंटिटी यही लग रहा था। दूसरा, जब ये पकड़े गए इनकी इंटरोगेशन से ये मालूम चला कि जब हम 2 साइबर कैफ़े से इन लोग ने मेल करी और मेल करने के बाद दोनों साइबर कैफ़े पे पुलिस पहुंची है, तो इन लोग ने प्लान किया कि हम साइबर कैफ़े यूज़ ना करके हम जो अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क है उससे थ्रू करेंगे। इसके लिए इन लोगों ने बॉम्बे में जितने अनसिक्योर्ड वाईफाई थे उसका सर्वे किया था। इनका एक मीडिया हेड था पीर बॉय, बाद में अरेस्ट भी हुआ, और उसने सर्वे किया था पूरा, और उसमें से ये चेक किया था कि कहाँ से अनसिक्योर्ड वाईफाई है जिसके थ्रू हम मेल कर सकते हैं। तो जब गुजरात में ब्लास्ट हुआ था तो बॉम्बे में एक अनसिक्योर्ड वाईफाई हैक करके एक विदेशी थे हेवुड, उनका वाईफाई यूज़ किया गया था और मेल की गई थी। इसी तरह जब दिल्ली में हुआ तो भी एक सिक्योर्ड वाईफाई हैक किया गया था और उसके थ्रू मेल की गई थी। मैं जान रहा हूँ कि जो एनकाउंटर है उसकी जो डिटेल होगी वो बहुत एक तरीके से रोमांचक होगी, और उस पर जाएंगे बाद में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब इस तरह से आप देख रहे थे एज ए पुलिस ऑफिसर कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहा है, क्या भाव था आपको? आप कैसे उसको ट्रैक करना चाह रहे थे? क्या कोशिशें थी आपकी? एक कोशिशें, किसी भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो बहुत सी चेकलिस्ट होती, बहुत लंबी चेकलिस्ट होती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे जब मेल हो रही थी तो एक हमारे लिए पॉइंट बन गया कि दिल्ली या सराउंडिंग एरिया में कोई ना कोई ग्रुप है ऐसा जो ये चीज़ इस ब्लास्ट से कनेक्टेड है, कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन कनेक्टेड है, तो एक एरिया हमें मिल गया कि दिल्ली का एरिया होगा। दूसरे, जो प्रीवियस कभी लोग इस तरह के इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसी मॉडस ऑपरेंडी इन्वॉल्व रही है। जैसे गुजरात में जब इंसिडेंस हुआ तो उसमें कार यूज़ हुई, कार का मतलब चेक की गई तो बॉम्बे से कार चोरी थी, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई ऑटो लिफ्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है जिसने गाड़ी वहाँ तक पहुँचाई है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक्सप्लोसिव यूज़ हो रहे थे। ये एक्सप्लोसिव कहाँ से आ रहे हैं ये चेक करने के लिए तो एक चेकलिस्ट हो जाती है पुलिस के पास, और वो धीरे धीरे हर एक इशू पे टीमें अलग अलग काम करना चालू कर देती हैं और उसको रूल आउट करना चालू कर देती हैं। तो उसी क्रम में एक हमारी एक्सरसाइज ये भी है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो एरिया आइडेंटिफाई होता जा रहा है वहाँ से डंप उठाएंगे और उसमें से हम देखेंगे कि किस जगह पर लोग कॉमन हैं। L18 बाटला हाउस आप पहुँचे उस दिन 19 तारीख को सितंबर 2008 को। उससे पहले आपके पास तब तक कितनी जानकारी आपके पास आ चुकी थी कि क्या क्या हुआ है उस बारे में? जब हम 19 सितंबर को पहुँचे तो हमारे पास ये था कि एक नंबर है और उसकी लोकेशंस जामिया में बाटला के एरिया में, बाटला हाउस के एरिया में थी, और उसका जो सब्सक्राइबर था उसका एक एड्रेस मिल चुका था हमें। तो जब 19 सितंबर को हम गए हैं तो हमें मालूम था कि इस फ़ोन का यूज़र कोई ना कोई इस फ्लैट में है, और जो इसका यूज़र है वो जो पुराने इंसिडेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। फिर आपने उसमें क्या आगे कैसे इसको जांच को बढ़ाया? नहीं, जैसे जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब हमने चेक किया तो वो फ़ोन पहले प्रीपेड होता था और फिर 1 महीने पहले वो प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट हुआ था। कन्वर्ट होने का रीज़न ये रहता है कि जनरली पुलिस एजेंसीज़ की नज़र प्रीपेड पर ज़्यादा रहती हैं, पोस्टपेड पे नहीं रहती हैं। तो इन्होंने प्रीपेड से पोस्टपेड में कनेक्शन चेंज करा दिया, और जब जिस कंपनी का था उसमें हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया तो मालूम चला कि ये फ़ोन अभी वेरीफाइड नहीं, कन्वर्ट हो चुका है लेकिन इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो इसको हमने एक अपना तरीका बना लिया इस एड्रेस को वेरीफाई करने का कि हमारा एक कोई भी शख्स हमारे टीम का मेंबर जाएगा एग्जीक्यूटिव बन के उस कंपनी का और इस नंबर की ओनर्स को वेरीफाई करेगा। तो उस संदर्भ में हमने उस 19 सितंबर को पहली बार अपना इस इंस्पेक्टर था हमारा धर्मेंद्र,
उसको हमने एक वोडाफोन का एग्जीक्यूटिव बनाकर उस फ्लैट पे भेजा था कि चेक करके आए कि इस फ्लैट में कौन लोग रहते हैं। तो ये जब धर्मेंद्र गए थे, क्या उस दिन आपकी ये पूरी तैयारी थी कि धर्मेंद्र वहाँ जाएंगे और हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, या सिर्फ जाके देखना नहीं, था, क्या है? हमारी टीम गई थी। हमें ये मालूम था कि एक फ्लैट है जो कि हमारे सोर्सेज डिप्लॉय किए गए, तो हमने ये मालूम चल गया था कि इस फ्लैट में कुछ सस्पिशियस लोग रहते हैं, 5-7 लोगों का मूवमेंट होता है, यंग लड़के हैं। तो उनका एक्चुअल वेरिफिकेशन और टीम उस घर के अंदर घुसे, उसमें पहले वेरीफाई करना ज़रूरी है कि घर में है कौन, किस तरह के लोग हैं। इसलिए हमने वो वोडाफ़ोन का एग्जीक्यूटिव बनकर हमने धर्मेंद्र को भेजा, जिसने जाकर चेक भी किया। हालाँकि उन लड़कों ने धर्मेंद्र के साथ बदतमीज़ी की, लेकिन उसने अपनी पैनी नज़रों से ज़रूर ये देख लिया कि उसके अंदर 4-5 लड़के हैं, और उसने आके बताया कि ऊपर लड़के हैं। तभी टीम आगे ऑपरेशन करने पहुँची। कैसे वो ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ा वो आगे? धर्मेंद्र चेक करके नीचे आया, उसने टीम को बताया। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा मौके पे थे, मैं रास्ते में था, मैं पहुंच रहा था। तो डिसाइड ये हुआ कि हमें अब टीम घर के अंदर फ्लैट में घुसना चाहिए, क्योंकि वो एरिया बहुत डेंस है। तो ये हुआ कि बारी बारी ऐसे आदमी जाए ताकि वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, पुलिस की तरह ना दिखें। तो इसलिए बारी बारी एक एक आदमी उस बिल्डिंग के अंदर एंटर किया और फ्लैट में मूवमेंट किए। जो सिचुएशन वहाँ पर हुई, जब ऊपर टीम पहुँची 4th फ्लोर पर, जहाँ पर ये फ्लैट है, वहाँ पर एल शेप में दरवाजे हैं, 2 दरवाजे एल शेप में हैं। तो जब धर्मेंद्र गया था ऊपर, तो पहले सामने वाला दरवाज़ा खुला था, जिससे एक लड़के ने बात की थी। जब दोबारा टीम पहुँची है और टीम हमारे मेंबर्स ने उनको नॉक किया और बताया कि हम पुलिस हैं, वेरीफाई करने आए हैं, तो दरवाज़ा लॉक था। इस बीच हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे, उन्होंने साइड वाले दरवाजे को नॉक करके वो धक्का देने की कोशिश की, तो दरवाज़ा अचानक खुल गया। दरवाज़ा खुला है, टीम अंदर घुसी है और अंदर से फायरिंग चालू हो गई। इट मीन्स कि जो अंदर लोग बैठे थे उनको लग गया था कि पुलिस आ चुकी है, और वो प्रिपेयर थे कि पुलिस घुसेगी और उन पर फायर करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने फायर किया, तो हमारे इंस्पेक्टर सामने थे, जो उनको गोली लगी। फिर एक हेड कांस्टेबल था बलवंत, उसको गोली लगी। और रिटेलिएशन में सेल्फ डिफेंस में टीम ने फायर किया। उसमें सामने जो बंदे थे उसमें एक आदमी को गोली लगी और 2 उस दूसरे दरवाजे से निकल के भाग गए। और ये जो हो रहा था, इस बीच जब गोली चली उस तब तक मैं नीचे था, मैं एक दूसरी बैकअप टीम के साथ था वहाँ पर। तो मैं रश किया फ्लैट की ओर, तो उधर से हमारे इंस्पेक्टर्स को और कांस्टेबल को हमारी टीम, जो बची हुई टीम थी, वो लेके आ रही थी नीचे, और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरा एक्स इंस्पेक्टर राहुल था, उसने मुझे ब्रीफ किया कि इस फ्लैट में क्या हुआ था, और एक कमरा बंद था जिसके अंदर उसने बताया कि कुछ लोग हैं, जिसको हमने बाद में नॉक करके खुलवाने की कोशिश करी और बताया कि पुलिस ने सरेंडर कर दो, लेकिन अंदर से फायर चालू हुआ, जिसमें सेल्फ डिफेंस में हमारी तरफ से फायर हुआ, जिसमें एक और लड़का जो वहाँ पे था वो इंजर्ड हुआ। फिर एक लड़का बाथरूम में अपने आप को बंद करके चिल्लाने लगा, तो उसने सरेंडर किया। बाद में उसको हमने अप्रहेंड किया, उस मोहम्मद सैफ नाम का। ये एक पहला शख्स था जो इतने लंबे समय से जो टेरर स्ट्राइक हो रही है जिसमें लाइव कोई पकड़ा गया है, और उसी की वजह से फिर सारे जितने केसेस हैं दिल्ली के, जयपुर के, गुजरात के, यूपी के और भी इंसिडेंसेस सारे खुले। लोग आइडेंटिफाई हुए, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जो लोग वहाँ इंजर्ड हुए थे वो कौन थे, कौन इनके आका हैं जो इनको चला रहे हैं। सब चीज़ें बड़ी विस्तार में उसने बताई, जिसमें बहुत बाद में ऑपरेशंस हुए और पूरे कंट्री में बहुत से लोग पकड़े गए। जब आप गए, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जैसा फिल्म में दिखाया गया है? हाँ, क्योंकि मैंने बुलेट, जो आगे टीम गई थी उसने नहीं पहनी थी, मैंने पहनी थी, क्योंकि हम वहाँ प्लान था कि उस एरिया के अंदर यदि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं तो हड़बड़ी सी मच जाती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकती है, पुलिस रेड करने जा रही है, तो हम जिसको पकड़ने जा रहे हैं कहीं उनको पता ना चल जाए, इसलिए जो टीम एडवांस टीम जा रही थी उसको बारी बारी करके एक एक आदमी को भेजा गया। लेकिन बैकअप्स तैयारी हमारी सारी थी कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता उसके लिए हम तैयार थे। तो जब फायरिंग हुई तो मैं और जो मेरे साथ टीम गई सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। जी, क्योंकि फायरिंग हुई इसलिए आप लोग गए। तो आप लोग कितने लोग गए बाद में? 5 आदमी तो हम ऊपर चढ़े थे, लेकिन हमारे साथ और भी लोग थे जिनको हमने एरिया में डिप्लॉय, क्योंकि फायरिंग जब चालू हो गई है तो हमने उस एरिया में भी डिप्लॉय करना स्टार्ट किया और मैं रश किया ऊपर। जी, जब आप ये सब कर रहे थे बाकी भी फ्लैट्स थे, वहाँ के लोग कोई निकले या किसी ने कुछ कहा या? नहीं, उस बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स थे वो तो सब बंद हो गए एकदम, और किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाद में कुछ समय के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी, फायरिंग हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बैकअप फोर्स मंगाई गई। सीनियर अफसर्स को जब इंटीमेट किया गया तो उन्होंने फोर्सेस भेजी, खुद भी मौके पर आए, तब तक काफ़ी पैक हो चुका था एरिया। तो लेकिन कोई सामने नहीं आया उस फ्लैट के वाला, पुलिस के सामने नहीं आया। सीनियर ऑफिसर्स ने आपको कुछ खास हिदायत दी इस मौके पर? जब इनिशियल इंसिडेंट हुआ है तब मैंने अपने जो बॉसेस थे, मेरे डीसीपी आलोक कुमार और जॉइंट सीपी कर्नल सिंह साहब, उनको मौके पे बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंस हो गया। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि आप बने रहो और अपना काम करो,
बाहर जो भीड़ इकट्ठी है उससे परेशान मत हो, हम बैकअप भेज रहे हैं, खुद भी पहुंच रहे हैं। तो उस समय उन लोगों का बहुत सपोर्ट था और ये लगा कि कुछ थोड़ी समय में ही बहुत डिप्लॉयमेंट हो गई, बहुत फोर्स आ गई, बहुत से ऑफिसर्स आ गए। उस कमरे की तलाशी ली आप लोगों ने, उसमें एविडेंस मिला आप लोगों को, कोई ऐसा जिससे मदद मिले केस में कि इतने शातिर थे कि सब नहीं, हाँ डेफिनेटली प्रूफ नहीं थे? हाँ, जब ये इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद फ्लैट की सर्च हुई, क्योंकि हमें मालूम था कि ये अब इस तरह का इंसिडेंट्स हो चुका था। तो वहाँ से बहुत से वेपन्स मिले, एम्यूनिशंस मिला, बहुत से डिवाइसेस मिले और बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले जो इनको ये प्रूफ करते हैं कि ये जो पुराने इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं। जो इंसिडेंसेस पहले हुए थे राजस्थान में या गुजरात में, उसके इन लोगों ने वीडियो बना रखे थे जो इनके लैपटॉप से, इनके मोबाइल फ़ोन से रिकवर हुए बाद में। और बहुत से डॉक्यूमेंट्स थे जो इन्होंने फेक बना रखे थे अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना यूज़ करने के लिए, बहुत से आईडी प्रूफ बना रखी थी या एजुकेशन के सर्टिफिकेट बना रखे थे जो इन मौके से मिले। तो पुराने जो इंसिडेंट्स थे सीरियल ब्लास्ट केसेस, उससे लिंक करना इनको बहुत आसान हो गया। इस सब के दौरान इसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ, बड़े लेख लिखे गए और बड़े नेताओं ने भी बयान दिए और बड़े केसेस भी फाइल हुए। यानी एक तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनएचआरसी, क्या भाव थे आपके दिमाग में? कोई डिमोरलाइजेशन का भी कभी लगा कि एक तो हम लोग काम कर रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं? नहीं, ऐसा होता था, सम टाइम ऐसा लगता था, क्योंकि आप उस समय आपको जो प्राइम काम है कि जो बचे हुए टेररिस्ट हैं जो भाग गए हैं उनको पकड़ना है, साथ में इन्वेस्टिगेशन करनी है, एविडेंसेस इकट्ठी करनी है, क्योंकि ब्लास्ट केसेस की इन्वेस्टिगेशन का आयु मेहता मैं कर रहा था। साथ में ये सब चीज़ें अचानक 2 दिन के बाद चालू हो गई, जिसमें एनएचआरसी में कंप्लेंट फाइल हो गई, रेट्स लग गई हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इनिशियल होता था, लेकिन हमारे जो बॉसेस थे उस समय, जॉइंट सीपी कर्नल सिंह, डीसीपी या हमारे सीपी थे, उन लोगों ने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया कि आप अपना काम करो, जो आपका प्राइम वर्क है, बाकी उस सब चीज़ों को वो लोग टैकल करेंगे, और उन्होंने किया भी। तो प्रेशर होता था, लेकिन ये भी हमें साथ साथ रहता था कि हमारे ऊपर जो बॉसेस हैं वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमने जो किया है, जो हुआ है वहाँ पर वो सही हुआ है और जो हमारा वर्जन है वो सही है। तो रेस्ट ऑफ थिंग्स जो कंप्लेंट चल रही हैं या कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको टैकल करना कहते थे कि हमारा काम है, हम करेंगे। फिल्म में एक डायलॉग आता है कि अगर ये फर्जी होते तो उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के बाद आगे कोई वाकया नहीं हुआ, जिससे साबित होता है कि वाकई में थे। ये एक्चुअल ये थी कि 2008 जब ये बाटला हाउस शूट आउट हुआ है, उससे पहले लगातार हर 3-4 महीने के अंतर पर कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स हो रहे थे, और बाटला हाउस इंसिडेंट के बाद अचानक लल हो गया था। मतलब इनकी कमर टूट गई थी उस समय, सब बच रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि ऑल ओवर कंट्री इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दी गई थी। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, हर जगह लोग पकड़े जा रहे थे। तो ये प्रूफ करता था कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, मतलब ये टेररिस्ट हैं, तभी इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं। जी, अदरवाइज इससे पहले लगातार हर 3 महीने 4 महीने पर हो रहे थे। जी, ये बात आपकी फिल्म में है? नहीं, ये रियलिटी भी है, ऐसे भी है, रियलिटी भी है ये। रियलिटी भी तो है, जिसने लिखी होगी उसने अच्छा रिसर्च किया होगा। पर फिल्म के लिए तो आपका सहयोग रहा काफ़ी। हाँ, सहयोग इन द सेंस कि मुझसे मुलाकात की, रितेश जो राइटर है उससे मिला, जॉन से भी मेरी बात हुई थी, क्योंकि बहुत लोग इस फिल्म को बनाना चाहते थे, बहुत लोग ने अप्रोच किया था कि आप इसमें हेल्प करें। मैंने किसी से बात नहीं करी, लेकिन जो रितेश और निखिल अडवाणी और जॉन से जब बात हुई तो लगा कि ये जेन्युइन लोग हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इस पर फिल्म बननी ही थी। तो किसी गलत आदमी के हाथ ना बने और गलत फैक्ट प्रोजेक्ट ना हो, तो जो उन्होंने स्टोरी लिखी थी उसमें स्लाइटली मैंने करेक्शन किया था। अदरवाइज रितेश ने बहुत अच्छा रिसर्च कर रखा था, और उसने, क्योंकि वो जामिया का पढ़ा हुआ भी है तो उसको बहुत आइडिया है यहाँ का, तो उसका रिसर्च बहुत अच्छा था। उसमें मेरा छोटा माइनर करेक्शन था बस। जी, रितेश ने फिल्म लिखी है, रितेश ने और भी कई फिल्में लिखी हैं इस तरह की, और जॉन जिसका बता रहे हैं वो जॉन अब्राहम है। जॉन अब्राहम के साथ मैंने एक फ़िल्म में काम किया है, मद्रास कैफ़े। उसमें मेरा एक डायलॉग है। आपकी जो फिल्म बनी है उसमें जॉन अब्राहम ने आप ही का रोल किया है, संजय के नाम से, और उन्होंने भी एक डायलॉग फिल्म में कहा है, और जो मेरा डायलॉग था वो दोनों एक जैसे हैं। जी, मेरा डायलॉग था कि हर किसी का अपना सच होता है, डिपेंड्स आप कहाँ खड़े हैं। हाँ, ये सच्चाई भी है कि किसी भी इंसिडेंट में हर आदमी अपनी नज़र से देखता है, उसको अपना ही बात सच नज़र आती है। इसलिए इस जितनी कंट्रोवर्सी इसमें हुई हो या इंसिडेंट्स है, इसमें मेरा सच था, वो मैं जान रहा था। आम पब्लिक में या जो लोग इसके खिलाफ थे उनको वो सच्चाई नहीं मालूम थी।
वो सच्चाई कोर्ट ने पूरी कर दी। जो हमने अपने फैक्ट रखे, कोर्ट ने वेरीफाई किया, जो मेरा सच था, जो दूसरों का सच था, सबको कोर्ट ने एग्जामिन किया और ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से 2 बार जजमेंट आ चुका है। एक बार 2013 में एक एक्यूज को लाइफ कन्विक्शन हुई और ये दूसरा एक्यूज है। तो हमारा सच सामने आया। जॉन का डायलॉग था, आपका और मेरा सच एक कैसे हो सकता है। हाँ, 2 आदमी 2 नज़रिए से देख रहे हो तो सच दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन इसीलिए कोर्ट बैठी हुई है कि मेरे सच को और दूसरे के सच को कोर्ट एग्जामिन करेगी, सच क्या है, और कोर्ट का रिजल्ट आया। ये सब बातें आपने बताई थी रितेश को? नहीं, मेरी इस लेवल की नहीं बात हुई थी, लेकिन हाँ उसका जो मैंने उसको सुना था कि जो भी उसने स्टोरी लाइनअप तैयार की हुई है तो उसने ठीक से तैयार की हुई थी, क्योंकि उसका रिसर्च बहुत अच्छा था। जी। फिल्म आपने कितनी बार देखी होगी? देखी तो ढंग से 1 या 2 बार ही देखी होगी, लेकिन छोटे छोटे सीने में लगातार देखता रहता हूँ। कई बार देखने से पुरानी मेमोरी याद आती है, उस समय की चीज़ें, क्या हुआ था। बहुत सारे सीन होंगे जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, आज भी। कोर्ट का सीन कह सकते हैं, वो बहुत एक्साइटिंग है कि इस तरह के डिसीजन आते हैं। हालांकि जिस तरह से फिल्म में दिखाता है, एक्चुअल कोर्ट उस तरह की नहीं होती है, लेकिन मोर और लेस डिस्कशन वैसा ही रहता है। और जो रिसर्च में उसने क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं वो काफ़ी कुछ मोर और लेस उसी तरह के थे जैसे कि डिफेंस काउंसिल पूछता था। जैसे एक एग्जाम्पल है कि डिफेंस काउंसिल ने मुझसे ये पूछा कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर, तो आपने गिना कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो ये फैक्चुअल है, मैंने कोर्ट में भी ये बोला है और ये फिल्म में उसने बोला है कि जब गोलियाँ चल रही होती तब आदमी सांसें गिनता है, सीढ़ियाँ नहीं गिनता। डायलॉग अच्छा है। नहीं, सच्चाई भी है, ये कोर्ट का भी इंसिडेंट, क्योंकि डिफेंस काउंसिल वो हर तरह से आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह, उनको मालूम था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आप तो जो विटनेस है वो एक स्टेज पर आके टूटने लगता है कि यार मुझे क्या करें, तो आप गलत सलत जवाब देने लगेंगे। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन ये सडन मेरे मुंह से निकला। जी बिल्कुल, पर ये वाकई में सच है, सीढ़ियाँ कोई नहीं गिनता ऐसे मौक़ों पर। जो एनकाउंटर जो दिखाया जिस तरीके से, वो आपको काफ़ी हद तक वो सच्चा लगा, वो आपको मूविंग लगा? नहीं, मोर और लेस अच्छा प्रेजेंट किया है उसने। मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी हर बात एकदम डिट्टो उस तरह से हुई है, वो फिल्म थी, रियलिटी में कुछ अलग होता है, लेकिन मोर और लेस स्टोरी उसी तरह की थी। जी। परिवार ने क्या कहा आपको फिल्म के बाद? परिवार मतलब अब परिवार वैसे उनको ये चीज़ नहीं मालूम थी कि अंदर क्या हुआ है, सुनती थी, लेकिन वो एक्चुअली पर्दे पे देखा कि ऐसा हुआ था, तो कई बार इस तरह की बातें भी पूछा कि क्या ये हुआ था, क्या ये हुआ था। कम लोग विश्वास करते हैं कि जो फिल्म में दिखाया है कुछ मोर और लेस ऐसा ही हो रहा है। एक छोटे से कमरे 10 बाई 10 के कमरे में गोलियाँ चल रही हैं तो आदमी पे क्या बीतेगी। किसी को बताना और किसी ने सुना कि ऐसा हुआ, उसके लिए फीलिंग अलग होती है, जो भुगतता है उसके लिए फीलिंग अलग होती है। लेकिन उस सिचुएशन में जिस समय था, उस समय चूँकि मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि किस दौर से गुजर रहा हूँ, उस समय जो रोज़ होता था, और चूँकि वो मीडिया में थी, उस समय भी मीडिया में थी, आज भी हैं, तो उस समय मीडिया में उनके यहाँ क्या चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में धरपकड़ में किस तरह से परेशान हूँ, उसके साथ घर के साथ तालमेल, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी उस समय की। हालांकि बहुत सपोर्ट था, शोभना का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। चलिए, शोभना यादव हमारे साथ एंकर हैं एबीपी न्यूज़ में। अच्छा कि आपने उनका नाम ले लिया। बच्चों के लिए भी प्रेशर था? बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, उसकी समझ नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने फिल्म देखी तो उनको रियलाइज़ होता है कि उस समय हमारे पेरेंट्स किस चीज़ से गुजरे थे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि शोभना उस समय मीडिया में थी, और जो इस फिल्म में मीडिया का पोर्शन दिखाया है मोर और लेस सही था। वो जहाँ भी उस समय काम करती थी उनके ऊपर भी वैसा ही प्रेशर था जिस तरह से मैं अपनी जगह प्रेशर कर रहा था, और उसका एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि उनको अपनी सर्विस छोड़नी भी पड़ी, क्योंकि वो इतने प्रेशर में। मैं अपना प्रेशर अपनी जगह देख रहा हूँ, उनको भी अपने चैनल में उसी तरह का प्रेशर था, क्योंकि फील हर जगह ये थी कि साहब ये गलत हो गया, झूठा हो गया, फेक एनकाउंटर है, चाहे उसको ड्रामेटाइज करने के लिए मीडिया में हो रहा हो या लोग जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो एक दिन एक प्रेशर में आकर उन्होंने भी छोड़ा कि मुझे नई नौकरी करनी ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह की बातें होती, वाइस, क्योंकि इनको मोर और लेस सच्चाई मालूम थी। कहीं ना कहीं इनकी नज़र में आप एक बार फिर हीरो बन गए। पता नहीं उनकी नज़र में बने कि नहीं बने, नहीं लेकिन बताया उन्होंने कभी आपको एहसास नहीं हुआ? लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं इस यूनिट में काम कर रहा हूँ, बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो बहुत अच्छे हुए, जिसमें आप फ़ख्र होता है कि हमने ऐसा कर भी दिया है।
और उसमें हमेशा उसका सपोर्ट रहा, तो मुझे ये मेरी स्ट्रेंथ है जी। और अभी आपने गिरफ्तार किया जो बहुत चर्चा में रहे दीप संधू को, जो लाल किले में जो हिंसा हुई जिसमें उनका हिस्सा पाया गया, जो खुद एक एक्टर भी हैं, सिंघू बॉर्डर पर भी जाते रहते थे, वहाँ से भाग गए। ये इसमें आपने खास किस चीज़ का इस्तेमाल किया, कैसे आप उस तक पहुँच पाए? जो हम लोग का प्राइम हमारे यहाँ टीम्स जो हमारी हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड है, और सोशल मीडिया और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमने उनको जीरो इन किया था कि वो कहाँ पर हैं, और फिर सिर्फ सोशल मीडिया और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम उन तक पहुँचे और उनको हमने अरेस्ट किया। किस तरह के कैरेक्टर हैं ये दीप संधू? पहले एक्टर थे, एक्टर हैं, शो करते हैं कि वो एक्टर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो हमने फील किया, जितनी मेरी उनसे बातें हुई, कि वो एक लीडर बनना चाहते हैं और एग्रेसिव लीडर हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ना कोई बैकिंग है, तभी ये इतना एग्रेसिव इस तरह के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हुए हैं। वो अभी एक इनिशियल स्टेज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं क्या कनेक्शन निकलते हैं इनके। मेरे पास ये भी जानकारी कि आप शूटिंग करते हैं, ये शौक आपको कैसे हुआ? और मतलब क्या ये स्वाभाविक है कि पुलिस वाले हैं तो शूटिंग तो करेंगे और क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 में ऐसे ही किसी ने, मतलब क्योंकि जो स्ट्रेसफुल जॉब होती है हमारी, उसके अंदर किसी एक मेरे दोस्त थे जो बाद में मेरे कोच बने, अमित कोसलिया, उन्होंने कहा कि आप शूटिंग किया करो, क्योंकि शूटिंग में बहुत काम होने की ज़रूरत है, वो आपको नौकरी में भी फ़ायदा करेगा। तो मैंने शूटिंग 2018 में स्टार्ट की, वो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए मेडिटेशन है, इट्स काइंड ऑफ एक्सरसाइज मेडिटेशन है। कोई शूटिंग जब आप करना चाहते हो, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे। और शूटिंग अच्छा स्कोर करना तभी हो सकता है जब आप बहुत मन से शांत हो, तो इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो 2 साल में मैंने किया, और 2 इंटरनेशनल मेडल हैं, इंडिया टीम के में खेल चुका हूँ मैं, अच्छा लगता है। ये जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं, इनसे आप अलग अलग चीज़ें सीखते होंगे। क्या ज़िंदगी के लिए आपको किस तरह की सीख मिलती है? अगर कोई 1-2 बात आपको आप शेयर करना चाहें। ये जो इंसिडेंट है, बाटला हाउस इंसिडेंट, इसमें इतनी कंट्रोवर्सी रही, तो मेरी अपनी इसमें विश्वास बढ़ा कि यदि आप सच्चे हैं तो सच्चाई ही जीतेगी, और आपको मालूम है आपने सही काम किया हुआ है, तो गलत आपके खिलाफ नहीं होने जा रहा है। चाहे कितना भी प्रेशर हो, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, सच सामने आना है। तो मेरा पुलिस वालों से या फोर्स में जो लोग भी इस तरह के ड्यूटी करते हैं, उनसे उनको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई इस तरह की परेशानी आ भी गई है, और यदि आप सच्चे हैं, तो अंत उसका सच्चाई का होगा और आपके फेवर का होगा। इस हमारे केस में भी कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि हम सच्चे हैं, चाहे बहुत लंबा समय लगा इसको प्रूफ करने में हमें। तो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक बड़ी सीख है कि सच की हमेशा जीत होती है। संजीव, आपने हमसे बातचीत की, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपकी बहादुरी को सलाम। थैंक यू सर।